ज्वाइन करो बेटा फटाफट। 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, जल्दी ज्वाइन करो बेटा। गुड आफ्टरनून। बस बस बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी ज्वाइन करो आप लोग। चलो, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, है ना? यस और नो? बेटा जल्दी ज्वाइन करो, अभी आपने 5-7 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं चैट बॉक्स में एक बार फिर लिख दूं। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, आप लोगों ने भी 5-7 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। वीडियो लेक्चर्स के इंतजार में मत रहना, बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो लाइव क्लास जरूर करो, वरना समझ में नहीं आएगा। चल, हाँ आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कोप्लेनर वेक्टर्स बताने जा रहा हूँ। अब सुनो भाई, अब आते हैं हम किस पे? कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, इतनी बात। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, इतनी बात। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है सिंपली वेक्टर्स lying on same plane। जो वेक्टर एक ही प्लेन पे होते हैं उनको हम कोप्लेनर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। जैसे समझो ये बोर्ड एक प्लेन है या नहीं? बोर्ड एक प्लेन है या नहीं, जल्दी बताओ। ये बोर्ड एक प्लेन है या नहीं? बिल्कुल प्लेन है। तो देखो, 1 मिनट, जरा देखो, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं या नहीं? जल्दी बोलो। दीज ऑल 3 आर कोप्लेनर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई वेक्टर ऐसा कर दूं, ऐसे बना दूं, देखो डॉट। डॉट का मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी, ये सी और ये डी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूं ए, बी एंड सी आर कोप्लेनर। लिख सकता हूं या नहीं? ए बी सी कोप्लेनर है या नहीं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो डी है, डी ऐसा है बेटा, देखो आपको दिख रहा है बाहर की तरफ? डी ऐसे बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। तो क्या डी इसी प्लेन पे है? क्या डी इस प्लेन पे है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? डी वेक्टर इज नॉट ऑन प्लेन ऑफ बोर्ड। यस और नो? तो डी बोर्ड के प्लेन पर नहीं है। बात समझ में आती है इतनी? बात समझ में आती है बेटा?
ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो इसको थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। कर लिया नोट? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, आप ऐसे देखो बेटा, ये आपको मार्कर दिख रहा है, दिख रहा है मार्कर, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक ये दूसरा दिख रहा है, ये वेक्टर बी है। ये एक प्लेन पे है या नहीं, पहले बताओ मुझे, ये दोनों एक प्लेन पे हैं? अगर मैं ऐसे बना दूं, ये एक प्लेन पे हैं? बिल्कुल है। ऐसे बना दूं तो भी एक प्लेन पे है, ठीक है, प्लेन इसको कहेंगे ना जिसके ऊपर एक मैंने प्लेन बना दिया ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो कोप्लेनर हैं या नहीं, पहले बताओ, ये दोनों वेक्टर, ये दोनों कोप्लेनर हैं या नहीं, जल्दी बोलो। नहीं है, चैतन्य कह रहा नहीं है, और कोई नहीं है। अब देखो एक मिनट, हाँ रुक जाओ एक मिनट, ये वाला जो वेक्टर है जिसको मैं मूव मूव कर रहा हूं, प्लेन किस चीज को कहते हैं? शाबाश, एक बच्चे ने पूछा प्लेन किसे कहते हैं। कोई भी फ्लैट सरफेस उसको प्लेन कहते हैं भाई। किसी बच्चे का डाउट है, प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन होता है कोई भी फ्लैट सरफेस, ठीक है भाई। अरे क्लियर है जिसने भी पूछा था? दिव्यांश, ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई भी फ्लैट सरफेस जो बिल्कुल ही फ्लैट हो, ठीक है, उसे प्लेन कहते हैं। जैसे बोर्ड फ्लैट है, ग्राउंड फ्लैट है, इस कमरे का फ्लोर फ्लैट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। अब जरा देखो, ये दोनों वेक्टर क्या कोप्लेनर है, पहले मुझे बताओ। ये दोनों कोप्लेनर हैं? आप लोग देख के बताओ। नहीं है। अच्छा चलो, मान लो ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला कौन सा? बी वेक्टर। और ये वाला कौन सा? ए वेक्टर। दिख रहा है सबको? ये बी और ये ए। समझ में आ रही बात? मैंने इस ए वाले को ऐसे उठाया और ऐसे बना दिया यहां पर। पहले ऐसे था ए, तो एक बात बताओ, मैंने ए की लेंथ बदली क्या? ए की लेंथ बदली है? ए का डायरेक्शन बदला क्या? तो अगर ये यहां पर ए वेक्टर था तो यहां भी ए वेक्टर है, फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी से। एक बात बताओ, अब ये कोप्लेनर हो गए कि नहीं हो गए? अब ये कोप्लेनर हो गए कि नहीं हो गए? तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं भाई। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर आपको दिख रहा है कि ये कोप्लेनर नहीं है, तो भी मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले वेक्टर को उठा करके मैं ऐसे बना दूं। तो जरा देखो, जो लेंथ यहां थी वही लेंथ यहां है, डायरेक्शन भी जो यहां थी वही यहां पर है। तो अब ये दोनों किस पे आ गए? एक प्लेन पे आ गए कि नहीं आ गए? बेटा जो पहले क्यों नहीं थे, पहले भी कोप्लेनर थे, ठीक है। इतनी बात, दो वेक्टर्स को आप हमेशा कोप्लेनर कहोगे क्योंकि वो फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए फ्री वेक्टर पढ़ाया था। कुछ लोग उस दिन कह रहे थे फ्री वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो, तो उसके पीछे ये लॉजिक था। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो दो वेक्टर हमेशा क्या है? कोप्लेनर है। बट मोर देन टू वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। बता रहा हूं, इसको भी समझा रहा हूं। आप ऐसे देखो, इस बोर्ड पे मैंने ऐसे तीन बना दिए, ये कोप्लेनर है या नहीं है? कोप्लेनर है या नहीं बेटा, जल्दी बताओ। लेकिन अब जरा देखो, और तीसरा ये बनाया मैंने डॉट। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। अब एक बात बताओ, क्या ये तीनों कोप्लेनर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है, इतनी बात। तो नॉट कोप्लेनर। एक्चुअल में अगर सिर्फ दो हैं तो
फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी से उन दोनों को क्या बनाया जा सकता है, कोप्लेनर। प्राची क्यों रिपीट करूं, पहले बता कहां से तुझे दिक्कत आ रही है, जल्दी बता प्राची, जल्दी बता बेटा। प्राची प्रॉब्लम बताओ अपनी। क्लास अभी ज्वाइन की, क्यों अभी ज्वाइन की पहले बता। 10 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए यार। नेटवर्क इशू, बड़ा आसान है तुम लोगों के लिए कहना, पता है हमारे लिए बड़ी समस्या है। चलो बता रहा हूँ बेटा, क्लास तो आपको 5 मिनट पहले लाइव कर दी जाती है, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो सब लोग। तो जो भी आपको दिक्कतें आने वाली होती हैं वो समझ क्लियर हो जाएंगी उस वक्त। अब जरा देखो, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे होते हैं उनको कोप्लेनर कहते हैं। वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। और वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे नहीं होते उनको हम नॉन कोप्लेनर कहते हैं। अब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, कैसे वो भी बता देता हूं। आप ऐसे देखो, अगर ये दो वेक्टर हैं, ये ए और ये बी, इस ए वाले को देखो, आपको लग रहा होगा नॉन कोप्लेनर है, कोप्लेनर नहीं है। तो मैं अगर इस ए वाले को उठा करके यहां बना दूं ऐसे, तो एक बात बताओ, जो ए की लेंथ यहां थी वही यहां भी है, जो डायरेक्शन ए की यहां थी वही यहां भी है, तो अब ये एक प्लेन पे आ गए कि नहीं आ गए, प्राची जल्दी बता, आ गए कि नहीं आ गए। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन यहां देखो तीन वेक्टर, ये तीन तो कोप्लेनर हैं, लेकिन ये तीन, ये तीसरा वाला ऐसा है। अब ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। तो दो से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, तो हम अगले अगले बात पे आ जाएं। आ जाएं भाई, ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलो अब हम आते हैं अगली कहानी पे। अगला हमारे पास आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर, अब नल वेक्टर क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो। नल वेक्टर होता है वेक्टर whose magnitude is 0, मैग्नीट्यूड 0 है, एंड इट कैन हैव एनी पॉसिबल डायरेक्शन, कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शन होगी जरूर, लेकिन कौन सी होगी ये आपको पता नहीं होगी, ठीक है, इतनी बात कोई भी मान सकते हो आप। ठीक, अब मेरी बात सुनो, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होता था, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो लाइन होती थी उसकी लेंथ से, हाँ या ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन होती थी उसकी लेंथ। अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड 0 है तो लेंथ क्या होनी चाहिए, 0। लेंथ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेंथ 0 होने का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, यस और नो। लेंथ तभी 0 हो सकती है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो ये हमारा नल वेक्टर हो गया, कोई पॉइंट जैसा, हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात हो, इसका डायरेक्शन, अब देखो, हो सकता है इस वाले वेक्टर को छोटा करते करते, छोटा करते 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 क्या बनाया गया हो, नल वेक्टर बनाया गया हो सकता है इस वाले को छोटा करते करते नल बनाया गया हो सकता है इस वाले को छोटा करते करते नल बनाया गया हो। इसका मतलब ये वेक्टर इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, डायरेक्शन इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना। तो कुल मिला के खेल क्या है कि नल वेक्टर के पास कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मैग्नीट्यूड उसका 0 होगा, क्लियर है, पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, ठीक है, हमारे पास सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। सबको क्लियर है टाइप्स ऑफ वेक्टर अब, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वेक्टर एलजेब्रा पे। नोट कर लिए, नोट कर लिया तो आगे बढ़े बेटा, ठीक है।
अब आते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब एक चीज तो हमें पता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। क्या डाउट है संचित, बता जरा डाउट क्या है, जल्दी बता। डाउट बोल भाई संचित, जल्दी। नल वेक्टर में क्या डाउट है ये बता दे मुझे, जल्दी बता क्या डाउट है। डाउट क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे भाई मैंने कहा ये एक पॉइंट है, यही इसका इनिशियल पोजीशन, यही इसका फाइनल पोजीशन है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो एक बात बता, कितनी लेंथ है इसकी? लेंथ बता दे तू संचित जल्दी से, इसकी लेंथ बता। संचित लेंथ बता फटाफट भाई, इस पॉइंट की कितनी लेंथ होगी जल्दी बता। संचित यार है या नहीं है? इसकी लेंथ इन्फिनिटी होगी? कैसे भाई? अब एक पॉइंट की लेंथ कितनी होती है संचित? इन्फिनिटी क्या होता है पहले बताना मुझे। हाँ जीरो होगी, तो भाई इसीलिए नल वेक्टर कह रहे हैं इसे। भाई जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा वेक्टर का, उसको हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है अगर इस वाले से नल वेक्टर बना है, इधर भी हो सकती है अगर इससे नल वेक्टर बना है, इधर भी हो सकती है अगर नल वेक्टर बना है इससे, इससे बना है तो इधर होगी, इससे बना इधर होगी, इससे बना इधर होगी, कहीं भी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा इसकी कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड इसका जीरो है और डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है। अब आते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। अब वेक्टर अलजेब्रा की कहानी क्या है, देखो एक मिनट। हमने पढ़ लिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना और टाइप ऑफ वेक्टर, ये चीजें हमने पढ़ ली। यस सुनो, पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? ठीक है। अब देखो, हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लिया और टाइप ऑफ क्या कहते हैं, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली, ठीक है। अब वेक्टर अलजेब्रा में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसके कुछ रूल हैं वो सीखेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दूसरा एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स, कई वेक्टर को ऐड करना। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन इतना हम फिजिक्स में सीखेंगे यहां तक। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स थोड़ा सा हम फिजिक्स में लेटर ऑन सीखेंगे और मैथ्स में सीखेंगे बाकी सब इसके बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स मैथ्स वाले सर सिखाएंगे 12th क्लास में, जब बच्चे जिन्होंने नॉन मेड ली होगी उनके लिए, मेडिकल वालों के लिए जरूरी नहीं। अब अब हम सबसे पहले एडिशन सीखना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम दो वेक्टर का एडिशन चाहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी दो वेक्टर के बीच में कुछ भी करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो दो वेक्टर्स को, ठीक है इतनी बात, तो आपको वो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए कि नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर बचपन में मैम ने बोला 10 + x, आंसर बता दो, कुछ बता पाओगे? x अननोन है, कुछ बता पाओगे? अरे बता पाओगे कुछ? नहीं बता पाओगे। दोनों नंबर पता होने चाहिए। तो सेम वे, अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो आपको दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। अब पूरी तरीके से पता होने का मतलब क्या होता है? फॉर एनी वेक्टर एल्जेब्रिक ऑपरेशन, both vectors must be completely known। completely known का मतलब क्या बेटा? That is magnitude of both vectors
दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या बेटा, डायरेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब यहां पर जो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले इतना नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिखो, जल्दी से करो नोट, करो नोट फटाफट। कर लिया नोट? कर लिया भाई? दिव्यांश जल्दी कर भाई, सब है जल्दी करो। चलो कर लिया सबने ना, अगले पेज पे आ जाएं। दिव्यांश कर लिया, सबय कर लिया, दिव्यांश और सबय। बड़ा स्लो लिख रहा है दिव्यांश, 1 मिनट लगा रखा है तूने। सबय हो गया? धैर्य जल्दी बेटा, इतना टाइम खराब मत करो। चलो हो गया नोट सबका। अब मैं क्या कह रहा था, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है इतनी बात। डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब जाननी है हमें। तो डायरेक्शन बेटा एब्सोल्यूट नहीं होता, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है ना कि डायरेक्शन एक वेक्टर का दूसरे किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में होता है। ऐसा बोला था मैंने कि नहीं बोला था, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब मेन जो पॉइंट है वो ये रहा, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स is represented by angle between two vectors। हम डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके बीच में जो एंगल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है इतनी बात। डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, समझा रहा हूं। ठीक है, समझाने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा बेटा, आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं जो फिजिक्स में यूज होनी है? मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं जो फिजिक्स में यूज होनी है? क्या क्या हो गया उसमें? अभी तक एक हुई है। क्या स्टार्ट कराया सर ने? जल्दी बताओ बेटा। एंगल और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, समझ गया मैं। तो वो क्लासेस बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि उन क्लासेस के बगैर आपका फिजिक्स नहीं चल पाएगा, या केमिस्ट्री भी नहीं चल पाएगा बेटा आगे। ठीक है, उन क्लासेस को बहुत सीरियसली लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैथ्स वाले तो, जो नॉन मेड वाले हैं वो तो पढ़ेंगे मैथ्स बाद में, लेकिन मेडिकल वाले सिर्फ इतनी ही मैथ्स पढ़ेंगे जो आपको अभी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बेटा, जो जो तूने पढ़ा है ना सब फिजिक्स में यूज होगी, चिंता ना कर। ठीक है, और फालतू भी पढ़ाया जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जरा देखो, 1 मिनट। मैंने एक वेक्टर ये बनाया। चलो पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर की डेफिनेशन। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is defined as angle between initials of both vectors or finals of both vectors।
बता रहा हूं क्या मतलब हुआ इसका। जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये ए का इनिशियल है और ये बी का इनिशियल है। तो इनके बीच में ये जो एंगल है, ये हम एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जल्दी बताओ। ये डेफिनेशन है या नहीं है? अच्छा, एक और चीज है बेटा, अगर यहां पर बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं बी वेक्टर इज एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए वेक्टर इज एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। कह सकते हैं बेटा। तो दोनों के इनिशियल के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। लेकिन रुको एक मिनट, इनिशियल के बीच का तो ये भी एंगल है। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये भी इनिशियल के बीच का है या नहीं है? क्या इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे? चैतन्य कह रहा है नो, तनिषा नो, संचित कह रहा है हाँ, और कोई नो कहने वाला? इसको भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे बेटा। जहां यहां पर मैंने लिखा है इनिशियल के बीच का एंगल, मैंने ये कहा कि छोटा वाला एंगल लेना है या बड़ा वाला एंगल लेना है? मैंने ऐसा कहा था ऊपर कहीं? जल्दी बताओ। मैंने सिर्फ ये कहा था इनिशियल के बीच का एंगल चूज करो। तो वो तो छोटा वाला भी हो सकता है, बड़ा वाला भी हो सकता है। यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, तो दोनों ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर हैं क्योंकि दोनों इनिशियल्स के बीच के एंगल है। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। अब एक और चीज, एक और चीज बोली थी बेटा मैंने। ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये फाइनल है पी का और ये फाइनल है क्यू का। ये एंगल है इनके बीच में, फाइनल फाइनल के बीच में। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। हो गया कि नहीं हो गया बेटा, जल्दी बताओ। इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर? बिल्कुल सही बात है, इसको भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे क्योंकि मैंने यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि छोटा वाला एंगल लेना है या बड़ा वाला एंगल लेना है। मैंने कहा था फाइनल के बीच का एंगल होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, बन गई बात। चलो नोट कर लो इस बोर्ड को फटाफट, इस बोर्ड को जल्दी से नोट करो। बेटा दिव्यांश, मैंने यहां पर लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन इनिशियल्स ऑफ बोथ द वेक्टर। दोनों के इनिशियल के बीच का एंगल या दोनों के फाइनल के बीच का एंगल। तो इनिशियल के बीच में एंगल ये बन रहा है छोटा और ये बड़ा, तो दोनों हो गए क्योंकि मैंने इनिशियल के बीच में बोला है। यहाँ पर फाइनल के बीच में जरा देख, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया वेक्टर का, ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया वेक्टर का, एरो हेड ऐसा है। तो ये एंगल हो गया फाइनल्स के बीच का। अब मैंने ये तो कहा नहीं छोटा वाला एंगल लेना बड़ा वाला, तो मैंने इसलिए दोनों बना दिए। अब क्लियर है भाई मेरी बात दिव्यांश? ठीक है, नोट करो इसे फटाफट। कर लिया नोट? नोट कर लिया बेटा? जल्दी से नोट करो जिन्होंने नहीं करा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। सबने कर लिया तो वाई लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दो वेक्टर्स बनाऊंगा और उनमें एंगल बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात तो बनाने जा रहा हूं मैं।
ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है या नहीं? आदित्य राणा यस लिख रहा है। और कोई? एक और बच्चे ने यस लिखा, अमूल्य ने भी यस लिखा, आर्यन शर्मा ने भी यस लिखा, कई लोगों ने यस लिख दिया। चलो भाई, जिन्होंने यस लिखा वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, गधे हैं बिल्कुल ही। भाई एक बात बताओ, ये ए का क्या है? फाइनल, ये वाली चीज। और ये बी का क्या है? इनिशियल। और ये फाइनल और इनिशियल के बीच का एंगल है। क्या इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहूंगा बाय डेफिनेशन? नहीं कहूंगा ना। यही तो मैंने पढ़ा है आपको, और तब भी आप यही बात कर रहे हो। तो इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो नहीं कहूंगा। अब मेरी बात सुनो। फिर मैंने क्या करा, एक काम करा। ये पीला वाला और ये सफेद वाला बराबर लेंथ के हैं, और डायरेक्शन भी पीले वाले और सफेद वाले की सेम है या नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, इस पीले वाले को ए वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक चीज देखो, मेरी बात सुनो। अब ये पीले वाले का क्या हो गया? इनिशियल हो गया है। यानी कि ए का इनिशियल हो गया, और ये बी का इनिशियल है। तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। ये एंगल बिटवीन ए एंड बी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दोनों के इनिशियल के बीच का है। यस और नो? समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई भाई? तो फ्री वेक्टर देखो इसलिए इंपॉर्टेंट था। आप समझ में आ रहा फ्री वेक्टर क्यों पढ़ाया था? कि वेक्टर को आप बिल्कुल उसी लेंथ का उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए पढ़ाया था फ्री वेक्टर। और उसी से पता चला एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यस और नो? भाई जल्दी बोलो। ठीक है, क्लियर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो हमेशा इनिशियल और इनिशियल के बीच के एंगल को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। डायग्राम बना लिया? ये बना लिया तो मैं अगले पेज पे जाऊं। बना लिया डायग्राम? बनाओ फटाफट, और हेडिंग डालो अगले टॉपिक की, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बना लिया डायग्राम सबने? चलो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने लोगों ने गुलेल देखी है? गुलेल जानते हो? देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के हमारे पास दो लॉज हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ होगा और एक ट्राइंगल लॉ होगा। गुलेल नहीं देखी है? कृतिका, गुलेल, राशि ने देखी है भाई, कृतिका ने नहीं देखी है। अच्छा, कृतिका थोड़ा सा मैं और अंग्रेजी में बता देता हूं फिर। कैटापुल्ट, गुलेल को अंग्रेजी में ये कह सकते हैं, देखा है? हाँ, स्लिंग शॉट, बिल्कुल सही बात है। गुलेल को कैटापुल्ट नहीं कहेंगे, स्लिंग शॉट कहेंगे, गुलेल छोटा होता है। स्लिंग शॉट भी नहीं देखा है? अरे कृतिका कैसी बातें कर रही है। चल एक बात बता, वो बचपन में एंग्री बर्ड वाला, बिल्कुल एंग्री बर्ड गेम देखा है तूने? एंग्री बर्ड वाला गेम देखा है लड़की? देखा है ना? तो एंग्री बर्ड में वो क्या करता है, एक डंडी ये, एक डंडी ये, इसके बीच में रबर होता है, उसमें वो बर्ड को फंसाता है और खींच के फिर छोड़ता है। तो ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? अरे इसी को गुलेल या कैटापुल्ट कहते हैं बेटा, स्लिंग शॉट भी कहते हैं।
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो भाई, अब मेरी बात सुनो। अगर आपने देखा गुलेल, तो उसमें क्या होता है, ध्यान सुनो। आपके पास एक एक डंडी ये होती है, डंडी ऐसे है, एक डंडी ये होती है, और बीच में आप रबर बैंड से दोनों रबर बैंड खींचते हो और यहाँ कोई बॉल रखते हो। जब रबर बैंड आप खींचते हो तो इसमें ऐसे करके फोर्स आ जाता है, इसमें ऐसे करके फोर्स आ जाता है, और जब आप छोड़ते हो तो ये ऐसे डायगोनल के अलॉन्ग जाता है कि नहीं जाता है? ये पत्थर डायगोनल के अलॉन्ग जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, तो पहला लॉ हमने गुलेल से ही बनाया। और क्या बनाया गुलेल से लॉ? एडिशन करने का, दो वेक्टर को ऐड करने का जो पहला लॉ है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इतनी बात। अब पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद इस स्टेटमेंट को समझाऊंगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे, तो ध्यान से सुनना, पहले लिखना नहीं। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ टू एडजेसेंट sides of parallelogram are taken as vectors, then sum of these two vectors is given by diagonal vector of parallelogram contained by these two sides. पहले समझ लो, तभी क्लियर होगा। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। ठीक है, वो कह रहा है पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपने वेक्टर दे दिया। ये वेक्टर हमें गिवन है। इस वेक्टर को मैंने ए कहा, इसको बी कहा। ठीक है, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम करना है। देखो, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर टेकन एज वेक्टर्स। ठीक है, ले लिया मैंने ए और बी। अब इनका सम करना है बेटा, सम करना है तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, मतलब पैरेललोग्राम की ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। बी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, मतलब पैरेललोग्राम के इस साइड का लेंथ पता होना चाहिए। और एक और चीज, ए और बी के बीच का एंगल पता होना चाहिए। यस और नो? मैंने अभी बताया था आपको कि आपको कुछ भी करना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो आपको दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल या डायरेक्शन। यस और नो? तो आपको ए वाले वेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए, बी वाले की लेंथ पता होनी चाहिए, और इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कोई एक नया वेक्टर, और वो नया वेक्टर कैसा है? इट इज डायगोनल वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम कंटेन्ड बाय दीज टू साइड्स। इन दोनों साइड्स के बीच से निकलने वाला डायगोनल जो होगा,
वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर का सम होगा। और ऐसा ही गुलेल में भी हो रहा था। गुलेल में जो दोनों रबर बैंड थे उनके बीच से जो डायगोनल निकल रहा था उधर की तरफ पत्थर गया था कि नहीं गया था, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो भाई। गुलेल जब बनाते थे तो एक रबर बैंड इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, किधर जाता था, डायगोनल पे जाता था कि नहीं जाता था। तो यही कहानी आई कि नहीं आई? अरे यस और नो। तो स्टेटमेंट क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स को हम वेक्टर लेते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर के बराबर आएगा जो उन दोनों साइड्स के बीच से निकल रहा है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट सब लोग, और नोट कर लो, डायग्राम बना लो, नोट करके डायग्राम भी बना लो। बना लिया? बना लिया डायग्राम? नहीं बनाया तो बनाओ फटाफट और पूरा नोट करो, बनाओ। 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी करो। कर लिया भाई? चलो नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया सबने। अब इसके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। कर लिया बेटा सबने? चलो अब देखो, हमारे पास ये ए वेक्टर है पैरेललोग्राम की एक साइड, ये गिवन है हमें, इसकी लेंथ भी गिवन है। ये बी वेक्टर है, इसकी लेंथ भी गिवन है, और इनके बीच का एंगल भी गिवन है। ये चीजें गिवन है। हमें निकालना क्या है? आर वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारा आर वेक्टर होगा। ये सुनो, अब आपको बताना है आर वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। आपको वेक्टर बताना है बेटा, यानी कि आपको इस वेक्टर की लेंथ बतानी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन आप इसका ए के रिस्पेक्ट में बता दो। मान लो आपने अल्फा एंगल निकाल लिया, अगर निकाल लिया अल्फा एंगल तो आप ये कह सकते हो कि आर वेक्टर इज एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। डायरेक्शन आ गया कि नहीं आ गया आर वेक्टर का? अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो डायरेक्शन आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, और बी के रिस्पेक्ट में भी आगे निकम्मो, थीटा माइनस अल्फा बी के रिस्पेक्ट में है, हाँ या ना? और बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ये वाली लेंथ आर की। तो लेंथ निकालने के लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा, इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लेंथ बी होगी और ये एंगल थीटा होगा। यस और नो? पहले बताओ मुझे। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है और ये एंगल थीटा होगा। सबको क्लियर है बात? ठीक है, अब मैं कुछ नाम दे रहा हूं। के एल एम एन ओ, मैंने नाम दे दिया ऐसे ही जैसे देते हैं 9th-10th में। अब आप देखो, आपके पास एक चीज देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है के एम ओ। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? के एम ओ राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? के एम ओ राइट एंगल ट्राइंगल का ये आर क्या है? हाइपोटेनस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर।
और ये क्या है, बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस निकाल पाऊं तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, जल्दी बताओ। निकल आएगा ना बेटा? ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट, हमने क्या करा, ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के एन ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इसमें देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, के ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, बी। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। हाँ या ना? अरे यस, नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो के ओ किसके बराबर हो गया, बी साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा, इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा इज एन ओ अपॉन बी। मानते हो या नहीं मानते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो? तो एन ओ इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बोलो। आ गया। अब आप देखो एक मिनट, अभी ध्यान से, कुछ लिखना नहीं, अभी पहले पूरी बात सुन लो मेरी बात। अब ट्राइंगल के एम ओ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, बड़ा वाला ट्राइंगल के एम ओ राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, है ना निकम्मो? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छा जरा एक बात बताओ, ये कितना है, बी साइन थीटा, ये कितना हुआ, बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक ये बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक ये बी साइन थीटा, और यहां से यहां तक ये कितना, ए पहले ही दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, जो मैंने बनाया सही बनाया है, ठीक है। अब के एम ओ में जरा देखो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि के एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओ का स्क्वायर प्लस के ओ का स्क्वायर। अब के एम किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आर स्क्वायर, एम ओ कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप में क्लियर सबको? मैंने वैल्यूज डाल दी भाई, मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज डाल दी। हाँ नितिन बोल। देख भाई, एक बच्चा ना, बालकों सुनो, एक बच्चा आप में रियल मी 20 रेड प्रो कुछ ऐसे करके है, बेटा अपना नाम से आओ, और अगर नाम से नहीं आओगे तो नितिन ना आपको भगा देगा, फिर बैच में एंट्री नहीं मिलेगी। जब वो अटेंडेंस ले रहा होता है तो अपने नाम से आओ। कौन है रियल मी रेड प्रो, जल्दी आ जाओ भाई। नाम क्या है बेटा, जल्दी बता चैट बॉक्स में आकर के फटाफट। भाई एक एच, प्रभजोत नाम है भाई रियलमी वाले का, तो प्रभजोत। अच्छा, और एक एच नाम से आ रहा है कोई, एच नाम से है कोई आज भी? अरे एच वाला है कोई? अगर एच वाला है तो भैया अपना नाम बता दो, नहीं तो हटा देगा अभी। अच्छा, रुचि गुलाटी बेटा किसी की मदर का नाम है? रुचि गुलाटी किसकी मदर का नाम है बेटा? अपने अपने नाम से आओ, मदर के नाम से नहीं आना है किसी की मदर का नाम? बच्चों अपना नाम बता दो ताकि हम अटेंडेंस में प्रॉपरली उसे फीड अप कर पाए। ये बोलते ही नहीं यार, फिर मैं क्या करूं बता। ठीक है, अब देखो भाई, अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत आई है कैसे लिखा हमने। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला दिख रहा है सबको। राइट एंगल ट्राइंगल में के एम ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एम ओ बेस हो गया, और के ओ परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत भाई? नहीं है। अब मुझे ये लेंथ बतानी थी, इसको मैंने आर मान रखा है, तो के एम आर लिख दिया मैंने। और एम ओ किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस थीटा।
एम ओ किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस थीटा है या नहीं? अरे यहां से यहां तक ए और ये आगे बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। उसका स्क्वायर और बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जरा देखो एक मिनट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है भाई? नहीं है ना? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अगर इसमें डाउट नहीं है बेटा, तो एक चीज देखो, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तेज क्या रिपीट करना है, अभी तेज क्या रिपीट करवाना चाहता है, जल्दी बता। अभी तेज रिपीट क्या करवाना चाहता है बेटा, ये भी बता दे मुझे। लास्ट 2 स्टेप्स, यार ये स्टेप तो मैं रिपीट कर चुका हूं 2 बार। फिर मैंने इसको स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर को खोल दिया भाई, खोल दिया तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यही लिखूंगा यार। और फिर मैं b स्क्वायर कॉमन लूंगा इसमें से और इसमें से, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका अंडर रूट कर दो तो r कम्स आउट टू बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया, किसका, डायगोनल वेक्टर का या ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इसी बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, के ओ अपॉन एम ओ बेस, तो tan अल्फा कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आप एक चीज देखो, आपको ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, तो आपको डायगोनल वेक्टर की लेंथ पता चल गई और tan अल्फा पता चल गया, डायगोनल वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि ए बी और थीटा आपको पता है। यस और नो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, नोट करो इसे, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, फिर इसे समझते हैं। बेटा tan अल्फा इसलिए निकाला, मुझे आर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए था, किसके रिस्पेक्ट में, ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक बात बता, tan अल्फा की वैल्यू ये सब डाल के 1 आती है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा 1 आ गया, मतलब अल्फा 45 डिग्री कह दूंगा कि नहीं कह दूंगा मैं, जल्दी बता। अल्फा 45 डिग्री कह दूंगा कि नहीं कह दूंगा, हाँ या ना? तो यानी कि ए वेक्टर के साथ आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, मुझे डायरेक्शन पता चल गया। अगर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ गया, तो मैं क्या कह दूंगा कि अल्फा 30 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर के साथ आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। आगे डायरेक्शन की नहीं आ गया, जल्दी बता, सब है? ठीक है, अब एक काम करोगे, इसको एनालाइज कल करेंगे, ठीक है, इतनी बात, कल इसको और एनालाइज करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आपने इतना नोट कर लो, कल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत भाई, बोलते जाओ यार। नहीं, ठीक है, चलो कल बात करेंगे बेटा, ठीक है, ओके, नोट कर लो। कल रिपीट कर दूंगा श्वेता, चिंता ना कर, एक बार फिर, ठीक है। वैसे tan अल्फा क्या चीज है श्वेता, सुन ले, tan अल्फा निकला, तुझे b की वैल्यू पता है, थीटा की पता है, a की पता है, b की पता है, थीटा की पता है। अगर मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, मान ले ये वैल्यू डालने के बाद tan अल्फा 1 आया, tan अल्फा 1 आया, अगर मान ले वैल्यू डाल करके कितना आया, tan अल्फा 1 आया, तो अगर tan अल्फा 1 आया तो अल्फा को 45 डिग्री कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ श्वेता, जल्दी बता। अल्फा को 45 डिग्री कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ श्वेता, जल्दी बता, कह सकता हूँ ना?
अब अल्फा 45 डिग्री का होने का मतलब है कि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, डायरेक्शन आ गई आर वेक्टर की, आ गई कि नहीं आ गई ए के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से निकालेंगे जो भी अल्फा की वैल्यू है। हटा दूं इसे बोर्ड से, नोट कर लिया सबने? अरे नोट कर लिया, चलो करो।